हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी 4 से लेकर 6 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछली क्लास आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए। चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी, चीज़ें थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। सितंबर मंथ चल रहा है, आपका एग्ज़ाम इसी महीने में है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और ये क्या कह रहा है, which bank has won the Green Banking Initiative of the Year award in Banking Tech Award category at the 5th edition of the Global FinTech Fest 2024। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के 5वें संस्करण में बैंकिंग टेक पुरस्कार श्रेणी में ग्रीन बैंकिंग इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है ना भैया। तो क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ना डाटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। आप जब इसको जाके पढ़ोगे तो मैं जब ये क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था इसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, तो सारी चीज़ें एक ही क्लास में हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ें ज़रूरी लगी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी, वो चीज़ें मैं इस वीडियो क्लास में लेके आ रहा हूँ। बाकी चीज़ें मैं PDF में भी डाल दूँगा, वहाँ से एक बार आप जो पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है ना। पहले इसका आंसर जानते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है ना। पंजाब नेशनल बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये 5th एडिशन था, ये भी पूछा जा सकता है किसका था, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का था। इसमें पंजाब नेशनल बैंक को अवार्ड मिला हुआ है। क्या अवार्ड मिला हुआ है, ग्रीन बैंकिंग इनिशिएटिव ऑफ द ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हुआ है। बैंकिंग टेक अवार्ड कैटेगरी में ये अवार्ड की कैटेगरी है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखना। ठीक है ना। कट टू द पॉइंट चीज़ों को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अवार्ड का ये जिक्र हो रहा है तो सबसे पहले ये चीज़ जान लो कि इस अवार्ड का वेन्यू क्या था, अवार्ड ये जो था ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है ना। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, मुंबई में। कौन सा एडिशन है, ये 5th एडिशन है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी डेट के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, 28 से 30 अगस्त के बीच में किया गया था। ठीक है ना। अब आप पूछोगे कि अगस्त की कहाँ, अगस्त का न्यूज़ आप सितंबर में करा रहे हो, तो ऐसा होता ना भाई कि जब वेबसाइट्स होती हैं उनके आर्टिकल वगैरह जब छप के आते हैं हमारे पास में तभी हम लोग कराते हैं, उधर नहीं, उधर उस डायरेक्शन में हमको नहीं जाना। ठीक है, पढ़ो आप लोग शांति से। ठीक है ना। 28 से 30 अगस्त 2024 के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है ना। अब ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था, दो लोगों ने मिलकर, दो संस्थाओं ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। एक तो थी NPCI और दूसरी थी फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, इन दोनों ने मिलकर ज्वाइंटली इसको ऑर्गेनाइज किया था। इसकी थीम क्या थी, किसकी थीम, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 की थीम क्या थी ये भी पूछा जा सकता है। थीम थी इसकी ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फिनेंस, रिस्पॉन्सिबल AI, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट। ये पूरी की पूरी थीम है। फिर से सुनो आप लोग, अगर PDF मिलने में देरी हो गई तो आप समझ जाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सुन लो इसको ध्यान से, थीम भी पूछ सकते हैं। ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फिनेंस, रिस्पॉन्सिबल AI, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, ये इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है ना। और ये जो फेस्ट है ये स्पॉन्सर्ड सपोर्टेड बाय किसके द्वारा था, मतलब कौन कौन से मंत्रालय ने इसको सपोर्ट किया हुआ था, ये जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट था। तो इसको सबसे पहले तो भैया RBI ने सपोर्ट किया था। ठीक है ना। RBI के बाद इसको IFSCA ने सपोर्ट किया था। IFSCA को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, कमेंट कर बता देना। ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसको सपोर्ट किया हुआ था। ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसको सपोर्ट किया हुआ था। ठीक है। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी इसको सपोर्ट किया हुआ था। ठीक, तो ये चीज़ याद रख लेना। इसके बाद लगभग 40 देश, 40 नंबर ऑफ कंट्रीज़, ठीक है ना, 40 देशों के अलग अलग 150 से ज़्यादा, लगभग 150 के आसपास में जो एक्सपर्ट थे उन्होंने इस फेस्ट में पार्टिसिपेट किया हुआ था। ठीक है। सारे पॉइंट को ध्यान से सुनते रहना, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसीलिए ना कट टू कट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, अननेसेसरी इसमें कहानियाँ बना नहीं रहा हूँ मैं, तो ध्यान से सुनना आप लोग इसको। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है। और RBI डिप्टी गवर्नर T रविशंकर जी के द्वारा इस फेस्ट के दौरान UPI इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट भी लॉन्च किया गया। ठीक है ना। UPI इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट भी लॉन्च किया गया था इस इवेंट के दौरान। ये सर्विस
थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पे डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही कराई जा रही हैं। ठीक है, ये जो UPI इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट, ये ना बेसिकली एक सर्विस है जो कि ATM से UPI के माध्यम से कैश डिपॉजिट करने की जो सुविधा है उसको और ज़्यादा आसान बनाती है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ SBI ने अपना योनो 2.0 लॉन्च किया हुआ। योनो का फुल फॉर्म मैं भूल गया हूँ, आप लोग कमेंट कर बताओगे। SBI ने ही 5 ईयर डिजिटल प्लान भी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इसी मौके पर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS फॉर बिजनेस लॉन्च किया हुआ है। ठीक है ना, फॉर बिजनेस लॉन्च किया हुआ है। शक्तिकांत दास जी ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम फॉर बिजनेस और UPI सर्कल भी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है ना, पिछली क्लासेस में UPI सर्कल के बारे में काफ़ी डीप में बढ़ाया गया था, पढ़ लेना, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पे। जो भी टेक्निकल चीज़ें बताई गई थी, जो भी डाटा बताया गए थे UPI सर्कल का, पढ़ जरूर लेना, नोट्स वगैरह बनाओ, रिवीजन कर लेना। ठीक है ना, UPI सर्कुलर UPI सर्कल बैक टू बैक न्यूज़ में रह रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था कि शक्तिकांत दास जी ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम फॉर बिजनेस और UPI सर्कल लॉन्च किया। RBI ने BBPS को भारत कनेक्ट नाम से रिब्रांड भी कर दिया। ये जो BBPS है यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसको जो है RBI ने किस नाम से, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, भारत कनेक्ट नाम से इसकी रिब्रांडिंग कर दी गई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ना, तो याद मतलब सुनते रहना, ये सारी चीज़ें जो भी बताई जा रही हैं फैक्चुअल चीज़ें हैं, डाटा वाली चीज़ें हैं, तो ये सब कुछ आप लोग जो है याद करते हुए चलना। इसी समय पे PDF का वेट मत करना। ठीक है ना, इसके साथ साथ और क्या हुआ था, इसके साथ साथ मास्टर कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो मास्टर कार्ड ने इंडिया में बायोमेट्रिक पेमेंट पास की सर्विस लॉन्च किया हुआ है। अब ये बायोमेट्रिक पेमेंट पास की सर्विस क्या है, इसके डीप में जाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, PDF में अगर देना होगा तो दे दूँगा, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी नहीं बन रहा है, तो उतना नहीं जाएंगे, कट टू कट चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। ठीक है ना, ये हो गया, और ये सब कुछ इसी फेस्ट के दौरान हुआ था, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा वो डाटा मैं उठा के आपको बता रहा हूँ। कुछ एक डाटा पेंडिंग भी रहेंगे, वो PDF में मैं डाल दूंगा, और एग्जाम से पहले एक PDF आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल मैं मतलब करा ही दूंगा, तो वहाँ पे पढ़ लेना आप लोग इसको। ठीक है ना, टैप एंड पे की सुविधा के लिए, टैप एंड पे आप लोग जानते होंगे। ठीक है, टैप एंड पे की सुविधा के लिए मास्टर कार्ड और बोट ने, किसने मास्टर कार्ड और बोट, ये जो हेडफोन वाली कंपनी है ना, मास्टर कार्ड और बोट, इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। ठीक है ना, ये चीज़ जान लेना। और एक फिनटेक स्टार्टअप का नाम हम लोग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, POP टेक, ये एक फिनटेक स्टार्टअप है। पॉपटेक ने इंडिया का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है रुपे और यस बैंक के साथ पार्टनरशिप में। किसके साथ पार्टनरशिप में? रुपे एंड यस बैंक के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये इंडिया का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये चीज़ भी आप लोग स्टार मार्क वार्क जो भी करना है अपना कर लेना। ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद एक नया को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड सुपर कार्ड नाम से लॉन्च करने के लिए, किस नाम से? सुपर कार्ड। ठीक है, सुपर कार्ड नाम से एक नया रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए super.money, ठीक है, super.money और उत्कर्ष SFB ने, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप किया हुआ है, ये भी याद कर लेना। इसके बाद फेडरल बैंक ने एक फेशियल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है क्या? स्माइल पे। स्माइल पे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? फेडरल बैंक के द्वारा। ठीक है ना भैया, और ये है क्या? फेशियल, फेस के द्वारा जो यूज़ मतलब हो जाए, फेशियल पेमेंट सिस्टम है। अब इसके डीप में नहीं जाएंगे, बस नाम याद रखो, स्माइल पे, फेडरल बैंक, फेशियल पेमेंट सिस्टम है, बस यहीं पे कहानी खत्म करो। ठीक है, इसके साथ साथ आरबीएल बैंक ने IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। ठीक है ना, और क्या हुआ है? रेजर पे AI, ठीक है, AI नहीं, सॉरी, A1, रेजर पे A1। ठीक है, रेजर पे A1 नाम से एक पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया गया है रेजर पे के द्वारा। ठीक है ना, इसके साथ साथ 5 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर
ऑनबोर्ड करने वाला इंडिया का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बन गया है। कौन सा? अमेज़न पे, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। ये भी अब बन सकता, इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है ना। ये भी डाटा रिवील किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। और क्योंकि ये अवार्ड वाला फेस्ट था तो इसमें अवार्ड वगैरह भी दिए गए थे। ये तो कुछ एक इनिशिएटिव लिए गए, कुछ डाटा रिवील किए गए, वो चीज़ें मैंने बताया आपको। इसके अलावा अवार्ड भी बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ याद रख पाना, सारे अवार्ड याद रख पाना ना, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अवार्ड का भी जब जाके द हिंदू पे आप या द बिजनेस स्टैंडर्ड पे या इकोनॉमिक्स टाइम्स में कहीं पे भी जो भी जहाँ से भी आप पढ़ते हो देख लेना, हर जगह ही है ये। तो वहाँ पे जब आप या ऑफिशियल साइट पे भी जाके देखोगे तो वहाँ पे मतलब जाके देखोगे ना, तो बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, बहुत सारी कैटेगरी बना दी गई है। तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, हालांकि पीडीएफ में मैं थोड़ा बहुत और दे दूंगा एडिशनल। लेकिन जो चीज़ें जरूरी लग रही है ना, जो चीज़ें मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी लग रही हैं, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि किसको किसको क्या क्या अवार्ड मिला हुआ है। तो नोट डाउन करते रहना, पीडीएफ अगर ना मिल पाई उस सिचुएशन में, ठीक है ना। हालांकि मैं एक पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा एग्जाम से पहले, लेकिन फिर भी मैं इसीलिए वीडियो क्लासेज यूट्यूब पर करा रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लो मेरे साथ साथ, ठीक है ना। देखो क्या क्या अवार्ड मिला है। पहली बात करें हम लोग इंडसइंड बैंक की, ठीक है ना। पहला है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को बेस्ट पेमेंट सोल्यूशन अवार्ड मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? बेस्ट पेमेंट सोल्यूशन अवार्ड मिला हुआ है। दूसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBI। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना। ये 2 अवार्ड याद रखो आप लोग। इसके साथ में अगर हम देखें तो समीर निगम को आप लोग जानते होंगे। समीर निगम ये हैं कौन? ये हैं फ़ोन पे के CEO। फ़ोन पे जो अपना ऐप है उसके CEO हैं। तो इन समीर निगम जी को फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया, इंडिया के फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड समीर निगम को दिया गया है। अब फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड किसको दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है शालिनी वॉरियर को, ठीक है ना। और ये शालिनी वॉरियर जी हैं कौन? तो ये हैं फेडरल बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। ये हैं फेडरल बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक। और PNB की अगर हम लोग बात करें तो PNB को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्रीन बैंकिंग इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, ठीक है ना, ऑफ द ईयर। ये अवार्ड PNB को दिया गया है। और यही आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस क्वेश्चन से संबंधित थी जरूरी, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया है, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आप नोट्स वगैरह अपने बना लिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक डाटा और है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, उसको PDF में थोड़ा बहुत मैं डाल दूंगा, वहाँ से एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड USD डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस एट इट्स न्यूली एस्टेब्लिश्ड ऑफशोर ब्रांच इन गिफ्ट सिटी, ठीक है ना। तो ये तो अभी क्वेश्चन पढ़ाया ही गया था ना कि गिफ्ट सिटी में भी कोई इंश्योरेंस कंपनी जिसने अपना ऑफशोर ब्रांच ओपन किया। अगर वो नाम अगर आपको याद है तो उसी से बस आप तुरंत आंसर दे पाओगे। अब वो नहीं याद है, पढ़ाया पहले गया है, याद कर पा रहे हो तो आंसर दे दो मेरे बिना आंसर दिए हुए, और नहीं याद है तो फिर तो मतलब आप अपने साथ सुपर जस्टिस कर रहे हो। इसका जो आंसर हो जाएगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना भैया। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। Which insurance company has recently collaborated with Policy Bazaar Insurance Brokers Private Limited to introduce a new term insurance product called इनकम सुरक्षा प्लान? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में मिलकर इनकम सुरक्षा प्लान नामक एक नया टर्म इंश्योरेंस उत्पाद लॉन्च किया हुआ है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। सिर्फ और सिर्फ आपको आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का नाम याद रखना है, इनकम सुरक्षा प्लान का नाम याद रखना है। इन दोनों को किसी भी तरीके से रिलेट कर लो। इसके अलावा इस क्वेश्चन से और भी कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी जरूरी नहीं है। जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है उतना एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है। तो आप लोग ये मत सोचना, ये बिल्कुल भी मन में मत ले आना कि ये क्वेश्चन जल्दी करा दिए। कुछ बच्चों की डिमांड आती है सर ऑप्शन एक्सप्लेन कर दो ना, उन अलग डिमांडर लोगों की रहती है। ऑप्शन में क्या एक्सप्लेन कर दो भाई, ऑप्शन में क्या एक्सप्लेन करना? जो चीज़ें बनाई गई वो मुझे पता है ना कि क्या है, तो वो चीज़ें करो। ऑप्शन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझना, इस तरीके से रिलेट कर देना। आगे बढ़ते हैं।
अकॉर्डिंग टू नोमुरा होल्डिंग्स रिसेंट प्रोजेक्शन, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। नोमुरा होल्डिंग्स के हालिया बयान के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और यही रीज़न था कि मैं जीडीपी की पीडीएफ अभी होल्ड करके रखा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक दो जीडीपीज और आने वाली हैं, हो सकता है आ जाएँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं डिले कर रहा हूँ। लेकिन कल या परसों तक मैं अब जीडीपी की पीडीएफ दे दूंगा। नोट इसको भी आप लोग कर लेना, पढ़ यहीं पे लेना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6.7%, ऑप्शन नंबर 1। नोमुरा होल्डिंग्स के हिसाब से इंडिया की जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6.7% रहने का अनुमान है, और इससे पहले ये अनुमान 6.9% का था। अब इसको 0.2% कम कर दिया गया है, ठीक है ना। कुछ रिवीजन भी करा दे रहा हूँ। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इंडिया की जीडीपी 7.2% अनुमानित की है। जेपी मॉर्गन की अगर हम लोग बात करें तो जेपी मॉर्गन ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इंडिया की जीडीपी 6.5% अनुमानित की है। तो ये दो डाटा और अपने पास रख लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ द नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज नैपकॉन्स। हाल ही में नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज नैपकॉन्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वाई हरा गोपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखो XYZ सब बना दिया गया है ना इसी तरीके से, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, बस इसमें वन लाइनर ही करना है और इसमें कुछ ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ऑफर प्रीपेड मोबाइल फोन रिचार्ज सर्विसेज ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच फिनटेक कंपनी, ठीक है। अपने प्लेटफॉर्म पर प्रीपेड मोबाइल फ़ोन रिचार्ज सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप ने हाल ही में किस फिनटेक कंपनी के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इन्फीबीम एवेन्यूज़, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। इन्फीबीम एवेन्यू ने और भीम ऐप ने अभी हाल ही में क्या किया हुआ है भैया, पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है ना। और ये पार्टनरशिप क्यों किया हुआ है, जिससे कि जो भीम ऐप है उस पर प्रीपेड मोबाइल फ़ोन रिचार्ज की सर्विस शुरू की जा सके, इस वजह से ये पार्टनरशिप की गई है। और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। एक और जीडीपी का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड बैंक्स इंडिया डेवलपमेंट अपडेट IDU, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। यानी कि हाल ही में जारी विश्व बैंक के भारत विकास अद्यतन IDU के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 7%। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 7% इंडिया की जीडीपी अनुमानित है फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान, ठीक। तो ये भी याद रखना। पहले ये अनुमान 6.6% का था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है 0.4%, ठीक है। एक चीज़ और याद रख लेना, यहाँ पे इस रिपोर्ट का नाम याद रख लेना। डायरेक्टली ऐसे दे दिया जाता है कि ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो उस कंडीशन में आप वर्ल्ड बैंक लगाएंगे। दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे दे दिए जाएंगे, IMF वगैरह दे दिया जाएगा, AIIB दे दिया जाएगा, और पूछ लिया जाएगा कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च की गई। तो अगर ये रिपोर्ट जारी की गई, तो अगर इस रिपोर्ट का नाम याद रखेंगे आप, तो ये भी मतलब एक थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेज एग्रीश्योर एंड एग्री इन्वेस्टमेंट पोर्टल नेम्ड कृषि निवेश एट न्यू दिल्ली। व्हाट वाज द आउटले ऑफ एग्रीश्योर, ठीक है। सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हाल ही में नई दिल्ली में स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमियों के लिए कृषि कोष एग्रीश्योर और कृषि निवेश नामक कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया है। एग्रीश्योर का परिव्यय क्या है, ठीक है। तो आउटले पूछा गया है इसमें एग्रीश्योर का कि कितने फंड के साथ में, कितने कैपिटल के साथ में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये जानो कि कुछ एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से ही आप लोगों को मिल रही हैं, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा करो। जैसे कि एग्रीश्योर को लॉन्च किया गया शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान कौन से मिनिस्टर हैं। कृषि निवेश लॉन्च किया गया। कृषि निवेश क्या है, एक एग्री इन्वेस्टमेंट पोर्टल है। तो ये सारी चीज़ें भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपका इससे भी मिल रही है ना।
क्वेश्चन से भी मिल रही है, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा करो। श्योर का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, श्योर का फुल फॉर्म आप नहीं बता पाओगे जब तक आप स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस जानोगे। तो इस तरीके से पूछ लेते हैं कि श्योर में एग्री श्योर लिख देंगे, और एग्री श्योर लिखने के बाद में पूछ लेंगे कि सार का क्या मतलब है। तो अगर आप नहीं पढ़े हो तो रूरल नहीं लगा पाओगे, ये अगर आप नहीं पढ़े तो इंटरप्राइजेस नहीं कर पाओगे, स्टार्टअप्स नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये बारीकियाँ ध्यान रखना, आँख कान नाक गला मुंह सब कुछ खोल खाल के ढंग से पढ़ाई करना, ठीक है ना। चलो इसका आंसर जानते हैं पहले। 750 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा, एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन मैंने दोबारा फ्रेम किया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा फ्रेम किया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ और अभी फिर से इसको फ्रेम इसलिए किया है क्योंकि ये अवार्ड वाली न्यूज़ इसमें थोड़ा सा अभी नई आई हुई है। वो मैं बताऊँगा अभी कौन सी न्यूज़ आई हुई है, ठीक है। तो जो पहले आपको पढ़ाया गया था एग्री श्योर वाली चीज़ें अगर ये आपको याद आ रही हैं तब तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छे डायरेक्शन में आपकी तैयारी चल रही है, आपको चीज़ें जो क्लासेस में पढ़ाई गई हैं याद हैं। और अगर नहीं याद हैं तो फिर आपको खुद ही पता है कि आप अपने साथ कितना मजाक कर रहे हो। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की, डांटने की, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने नई दिल्ली में कृषि निवेश और एग्री श्योर लॉन्च किया हुआ था। इसके साथ साथ चौहान जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF, ठीक है ना, इसके साथ साथ चौहान जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्सीलेंस अवार्ड 2024 भी प्रदान किया हुआ है, ठीक है ना। AIF एक्सीलेंस अवार्ड 2024 भी जो है शिवराज सिंह जी चौहान जी के द्वारा इसी समय पे प्रेजेंट किया गया था। तो इस वजह से ये दोबारा क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया गया है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो कट टू कट चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन ए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्टार मार्क वार्क जो भी करना होगा कर लेना, और जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, नोट्स वगैरह अपने बनाते रहना, ठीक है। हालांकि एग्री श्योर के बारे में और इसके सब के बारे में मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार मैं मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अननेसेसरी टाइम खराब होता है अगर पुरानी चीज़ों को रिपीट करो तो, लेकिन फिर भी मैं एक बार मैं बता रहा हूँ। देखो जो ये अपना एग्री श्योर फंड है ना, एग्री श्योर फंड जो है वो टोटल 750 करोड़ रुपए का ये फंड है, और ये एग्री स्टार्टअप्स और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं और जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। अब ये जो 750 करोड़ रुपए का फंड है ना, इस फंड को 3 लोग इसमें कंट्रीब्यूशन किए हुए हैं, ठीक है ना। तो पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया भी पैसा लगाया हुआ है इस फंड को क्रिएट करने में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 250 करोड़ रुपए इसमें लगाए हुए हैं इस फंड में। नाबार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो नाबार्ड ने इसमें 250 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं इस फंड को क्रिएट करने में, ठीक है ना। उसके बाद में बाकी के बचे हुए 250 करोड़ रुपए जो हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर से इसमें लगाए गए हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। और नाबार्ड की होली ओन्ड सब्सिडरी है नैव वेंचर्स, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये नाबार्ड की होली ओन्ड सब्सिडरी है नैव वेंचर्स। नाबार्ड की कितनी होली ओन्ड सब्सिडरी है मैं बिल्कुल भूल गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है, कमेंट कर बता दो, खुद से रिकॉल कर लो, ज़रूरी है, ठीक है ना, मुझे भी याद दिला देना। तो ये जो नाबार्ड की होली ओन्ड सब्सिडरी है नैव वेंचर्स जो है वो इस एग्री श्योर फंड के इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में काम करेगी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ये एग्री श्योर फंड है इसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में कौन काम करेगा, तो नैव वेंचर्स काम करेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और टेलीग्राम पे मैं अपने क्विजेज वगैरह भी काफ़ी कराता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करके वहाँ पे क्विजेज वगैरह करिए। और ना रिस्पांस अच्छे बहुत ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, लोग आंसर बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। और अभी तक मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन फ्रेम किया ही नहीं कि जो पढ़ाया ना हो आपको किसी न किसी रूप में, चाहे मैं वीडियो क्लास में एक्सप्लेनेशन के टाइम पे पढ़ाया हूँ, चाहे मैं PDF में दिया हूँ, कुछ ना कुछ करके वो सारी चीज़ें पढ़ाई ज़रूर गई हैं आप लोगों को, और उसके बाद में भी चीज़ें आप लोग गलत कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। याद करो, चीज़ों को रिवीजन करो, एक बात। और दूसरी बात ये ना कि कुछ लोग इतने ज़्यादा मैच्योर, इतने ज़्यादा स्मार्ट इनफ हो गए हैं कि वो आ रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्विज़ेस को देख रहे हैं और अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो भाई मेरे, इतनी मैच्योरिटी अच्छी नहीं होती है। क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, आंसर अगर उसका नहीं भी आ रहा है ना, तब भी गलत आंसर पर टिक करो। गलत आंसर पर टिक करोगे तो सही आंसर वहाँ पर क्विज़ में मिल जाता है। इस तरीके से कुछ डिज़ाइन की गई, कराई जा रही है टेलीग्राम पर कि सही आंसर भी आपको पता चल जाता है। तो क्विज़ में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। अभी तो आपके पास में गलतियाँ सुधार करने का टाइम है ना भाई, 20-25 दिन का टाइम पड़ा हुआ है ना, जो भी है अभी, ठीक है। तो कम से कम क्या पता इसी में से कोई क्वेश्चन वहाँ पे फंस जाए।
तो आंसर तो देखे जाओ, क्विज चाहे गलत हो, चाहे आपको आंसर आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, तुक्का ही लगाओ। यहाँ पे तुक्का लगाने का क्या क्या जा रहा है, यहाँ पे आप तुक्का नहीं लगा पाओगे जहाँ पे कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और एग्जाम में तुक्का लगा के चले जाओगे, माइनस मार्किंग करा के आओगे, तो वो गलत है। टेलीग्राम पे जो भी क्विजेस कराए जा रहे हैं उसमें सब लोग एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करो, और आंसर सही हो या गलत दो, कम से कम सही आंसर तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना आप लोग, ये चीज़ अपनी आदत में डालो। 20-22 दिन अभी बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये नए वेंचर्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि नए वेंचर्स जो है वो एग्रीश्योर फंड के इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में काम करता है, ठीक है ना। और ये जो फंड है एग्रीश्योर, ये जो फंड है ये सेबी के साथ में एज ए कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में रजिस्टर्ड है, ये भी याद कर लेना। अब बात कर लेते हैं कृषि निवेश पोर्टल की, ठीक है। कृषि निवेश पोर्टल जो है वो एग्री बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पोर्टल के बारे में डीप में बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब ख़त्म होता है ये क्वेश्चन यहीं पे। अभी बताया था आप लोगों से कि एक्सीलेंस AIF एक्सीलेंस अवार्ड 2024 भी दिया गया है, ठीक है ना। AIF एक्सीलेंस अवार्ड 2024 भी दिया गया है इसमें। तो अब इस अवार्ड पे हम लोग आते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो ध्यान से ना एक्टिव मोड में आके सारी चीज़ें सुनना, नोट्स बनाते रहना, नोट डाउन करते रहना, क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। पहली बात कि 4 कैटेगरीज़ में ये अवार्ड दिया गया है, 4 कैटेगरीज़ में ये अवार्ड दिया गया है। टोटल 13 बैंकों को अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। रीजनल, ध्यान से सुनना, रीजनल रूरल बैंक की कैटेगरी में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, इन बैंकों को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है। फिर से सुन लो, 4 बैंकें दे दिए जाएंगे, ऑप्शन में 4 नाम दे दिए जाएंगे, 3 नाम को अवार्ड दिया रहेगा, चौथे नाम को अवार्ड नहीं दिया रहेगा। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किसको अवार्ड नहीं दिया गया है, और तभी कर पाओगे जब चारों पांचों सारे नाम आपको याद रहेंगे। तो फिर से सुनो, रीजनल रूरल बैंक की कैटेगरी में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है, पहला। दूसरा जो है वो भारत, मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, भारत और कैटेगरी है ये दोनों, और ये रैपिड, ठीक है ना। भारत और रैपिड कैटेगरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फर्स्ट रैंक मिली हुई है, पहला अवार्ड इसको मिला हुआ है, ठीक है ना। भारत कैटेगरी में कैनरा बैंक को सेकंड रैंक मिली हुई है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक। भारत कैटेगरी में कैनरा बैंक को सेकंड रैंक मिली हुई है, फर्स्ट तो SBI को ही मिली हुई है ना, भारत और रैपिड दोनों कैटेगरी में। तो भारत कैटेगरी में सेकंड रैंक कैनरा बैंक को मिली हुई है। PNB की अगर हम लोग बात करें तो PNB को भी यहाँ पे 2 अवार्ड दिए गए हैं, एक कैटेगरी है भारत, ठीक है ना। भारत कैटेगरी में PNB का 3rd हो गया, तो भारत कैटेगरी का सब कुछ पता चल गया, फर्स्ट पे SBI, सेकंड पे कैनरा, 3rd पे PNB। रैपिड कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें तो रैपिड कैटेगरी में PNB सेकंड नंबर पर है, रैपिड कैटेगरी में SBI फर्स्ट पे था, PNB सेकंड नंबर पर है, ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। एक चीज़ और जानो कि HDFC बैंक, ठीक है ना, HDFC बैंक पहला और केवल एकमात्र प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसे इसमें अवार्ड मिला हुआ है, ठीक ना। इस AIF में, AIF एक्सीलेंस अवार्ड्स में HDFC बैंक पहला और एकमात्र प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसे अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है ये जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो भारत कैटेगरी में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट अप्रूव करने के लिए सेकंड अवार्ड मिला हुआ है HDFC बैंक को। रैपिड कैटेगरी में सैंक्शनिंग के लिए 3rd नंबर पर है HDFC बैंक, ठीक है ना। ये चीज़ जान लेना। अब आते हैं स्टेट पे, तो पहला नाम आएगा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश AIF स्कीम का टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा है। अगर ये पूछा जाए कि जो ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाली जो ये स्कीम है, AIF स्कीम के बारे में पहले पढ़ाया गया था आप लोगों को, आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा डीप में वहाँ पे नहीं जाऊँगा, देख लेना, गूगल कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, नेसेसरी क्वेश्चन को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो AIF स्कीम है, AIF स्कीम का टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश, ये फर्स्ट पे है, ये पूछा जा सकता है। सेकंड पे है महाराष्ट्र, ठीक है। थर्ड पे अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड पे है यूपी, ठीक है। फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ पर है पंजाब,
फिफ्थ की अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ पर है राजस्थान। ठीक है, ये हो गया। एमपी की अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने टोटल 9,331 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट 11,244 करोड़ रुपए का रहा। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का, ये नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये रुपीज़ में है। 11,244 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, 9,331 ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश की। बाकी और राज्यों की तरफ नहीं जाएंगे, वो सेकंड थर्ड का ये नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो फर्स्ट का ही डाटा पूछा जाएगा, हालांकि पीडीएफ में मैं दूंगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों के साथ साथ में एग्रीश्योर ग्रीनथॉन अवार्ड भी दिया गया। मैं लिख दे रहा हूँ अवार्ड कौन सा है। एग्रीश्योर, एग्री की स्पेलिंग देख रहा हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ ना, एग्रीश्योर ग्रीनथॉन अवार्ड। ठीक है ना, एग्रीश्योर ग्रीनथॉन अवार्ड भी दिया गया है और इसमें भी 3 कैटेगरी बनाई गई। पहला है विनर, तो विनर किसको बनाया गया हुआ है, ग्रीन सैपियो, ये कंपनी है, ग्रीन सैपियो विनर है इसका। फर्स्ट रनर अप की अगर हम लोग बात करेंगे तो कृषि क्रांति फर्स्ट रनर अप। सेकेंड रनर अप की अगर हम लोग बात करेंगे तो एम्ब्रॉनिक्स जो है वो सेकंड रनर अप हो जाएगा। और ये बात किसकी हो रही है, एग्रीश्योर ग्रीनथॉन की। ठीक, तो इसमें विनर कौन है, फर्स्ट रैंक पे कौन है, फर्स्ट रनर अप कौन है, सेकंड रनर अप कौन है, ये बता दिया गया आपको। एआईएफ फंड के बारे में मैंने बताया कि आप लोग पढ़ लेना, यहाँ से पढ़ाया ऑलरेडी जा चुका है, रिकॉल कर लेना क्या होता है। एआईएफ स्कीम जो है बेसिकली ये 2020 में 1 लाख करोड़ रुपए के आउट ले के साथ में, मतलब इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। बस इतना ही मैं बताऊंगा, बाकी ये पढ़ाया गया क्लासेस में, तो आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी चीज़ें जरूरी थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को करा दी गई हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी, याद भी कर ले रहे होगे, नोट्स वगैरह भी बनाते चल रहे होगे आप लोग। इसके अलावा भी अगर कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो एक बार पीछे करके क्लासेस को फिर से देख लेना। कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा इसमें नहीं है कि जो आपको समझ में आए। इसके बाद भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, अगली क्लास में मैं लेने की कोशिश करूँगा कि अगर कुछ होता है तो उसको भी रिजॉल्व कर दिया जाए। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। In order to provide the needs of person with disabilities, India's first Braille insurance policy named Special Care Gold has recently launched by which insurance company? ठीक है ना, दिव्यांग व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में किस बीमा कंपनी ने भारत की पहली ब्रेल पॉलिसी स्पेशल केयर गोल्ड लॉन्च की है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पेशल केयर गोल्ड और स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, इस दोनों का नाम याद रखो। याद करने का तरीका है कि दोनों का नाम यस से स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से याद कर लेना। इसके अलावा और इसमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में, क्योंकि ये फर्स्ट ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी है इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन रही है, इंडिया की पहली ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की हुई है जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए। ये चीज़ याद कर लेना, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक डाउट मेरे मन में आ गया, हमेशा मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व करता हूँ, एक डाउट आप लोग मेरा सॉल्व करो कि पंजाब नेशनल बैंक ने अभी कुछ लॉन्च किया हुआ था ब्रेल से रिलेटेड, वो भी था ब्रेल से रिलेटेड पंजाब नेशनल बैंक ने भी कुछ लॉन्च किया था। पंजाब नेशनल बैंक ने ही लॉन्च किया था या फिर किसी और बैंक ने लॉन्च किया था, ये मुझे डाउट हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है। और पिछली क्लासेस में पढ़ाया था, रिवीजन नहीं किया, मैं भूल गया हूँ। तो आप लोग मुझे वो कमेंट कर बता दो अगर आपको याद आ रहा हो कि पीएनबी ने क्या लॉन्च किया हुआ था, पीडब्ल्यूडीज़ के लिए, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनके लिए क्या लॉन्च किया हुआ था, वो आप बता दो भैया। ठीक है ना, वो आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। मुझे भी पढ़ाते रहो, मुझे भी बताते रहो आप लोग, ठीक है ना। बाकी ये जो स्पेशल केयर गोल्ड वगैरह है पॉलिसी है, इस पॉलिसी की डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिसी बेचना नहीं है हमको। अगर क्वेश्चन अगर पूछा भी गया तो पीओ क्लर्क में पूछा जाएगा और डायरेक्टली ऐसे पूछ लेंगे, अदरवाइज ये पूछा भी नहीं जाएगा। छोड़ हम इसलिए नहीं सकते क्योंकि पता नहीं यार आजकल पेपर ऐसा बनना है कि कहाँ से क्या ही उठा लें, तो कवर हम लोगों को सारा चीज़ें करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो बस इतना ही यहाँ पे रहेगा, जो पूछा है आप लोग मुझे बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Which bank has recently launched two innovative digital solutions named UPI ATM and Bharat Connect for Businesses at the Global FinTech Fest 2024? ठीक है ना भैया। देखो अभी आप लोगों को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट पढ़ाया हुआ था, मैं वहीं से क्वेश्चन फिर से बना के लाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में यूपीआई एटीएम और भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस नामक 2 इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस को लॉन्च किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भैया
एक्सिस बैंक पढ़ाया गया था ना आप लोगों को, यूपीआई, एटीएम, भारत पे, कनेक्ट फॉर बिजनेसेस, ठीक है ना। तो याद रखना, कितना ध्यान से सुन रहे हो चीज़ों को ना, ये समझो ना आप लोग, ठीक है ना। पीडीएफ में भी और कुछ एक डाटा है, कुछ एक क्वेश्चन और इससे बन सकते थे इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट से संबंधित, उसको पीडीएफ में दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना। तो याद रखो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए 333 डेज स्टार धन वृद्धि एफडी स्कीम। हाल ही में किस बैंक ने 333 दिनों की स्टार धन वृद्धि एफडी योजना शुरू की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि एफडी स्कीम का नाम याद कर लेना, इसको ऐसी किसी तरीके से रिलेट कर लो, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एफडी स्कीम की डिटेल जानने की जरूरत नहीं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि स्टार धन वृद्धि जो है कौन सी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, तो बस इतना पता होगा। बाकी थोड़े बहुत डिटेल में पीडीएफ में दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना, अदरवाइज जरूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन बनाने हैं, उसमें बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही ढंग के क्वेश्चन आएंगे, ये सब तो थोड़ा सा कर लेते हैं, पीओ क्लर्क वाले के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कई बार ना, जैसे कि स्केल 3 के एग्जाम में लास्ट टू लास्ट ईयर जीडीपी पूछ लिए थे, तो छोटी चीज़ें हम लोग निगलेक्ट भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्या ही पूछ लें हमें भी नहीं पता है। गवर्नमेंट स्कीम को हम लोग रो रहे थे भी, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हुआ, सेकंड शिफ्ट में एक भी गवर्नमेंट स्कीम नहीं आई ना। ज़्यादातर जो आईबीपीएस का ट्रेंड रहा है, जो आईबीपीएस का पैटर्न रहा है, वो क्या करता है कि जिस मंथ में एग्जाम होता है उससे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता ही है। लेकिन अभी आरबीआई ग्रेड बी वाला जो एग्जाम हुआ, उसमें उस मंथ से कुछ पूछा ही नहीं, 2 महीने 3 महीने पुराना पहले पूछ लिया, ठीक है ना। तो ये इसीलिए इन सारी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, इसीलिए इन सारी चीज़ों को करना होता है, ठीक है ना। बाकी किस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी होती है वो मैं आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू ड्राइव इनोवेशन, रिसर्च एंड सपोर्ट फॉर फिनटेक सेक्टर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन, वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, IIM के लाइव, ये इसका शॉर्ट नेम है, एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन MOU। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है? फिनटेक क्षेत्रों के लिए नवाचार, अनुसंधान और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड की नवाचार, उद्यमशीलता और उद्यमिता प्रयोगशाला यानी कि IIM के लाइव और किस संगठन ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन को अगर और आसान करें तो इसमें यह पूछा गया है कि IIM के लाइव और किस संगठन ने भी हाल ही में एक MOU साइन किया हुआ है, जिससे कि जो फिनटेक सेक्टर के स्टार्टअप्स हैं, जो फिनटेक सेक्टर है उसमें इनोवेशन, रिसर्च और उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। बस इतना ही इस क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में ये जितने और भी नाम दिए गए हैं, ये सब आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं। आरबीआई की कितनी टोटल होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं, आप नाम कमेंट कर बता देना। अगर 4 से ज़्यादा सब्सिडरीज हैं तो किसका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है वो कमेंट कर बता देना। अगर आपको याद आ रहा है तो, नहीं याद आ रहा है तो गूगल कर लेना, ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं और करने जा रहा हूँ आने वाले टाइम पे, अब सितंबर में तो चेंजेस नहीं करूँगा मैं, अक्टूबर से स्टार्ट करूंगा कि आप जो क्वेश्चंस मैं फ्रेम करूंगा, जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, वो MCQ के फॉर्मेट में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मैसेजेस मेरे पास में आ रहे हैं कि जैसे मैं कुछ भी चीज़ें बताता रहता हूं ना, तो वो नोट्स वगैरह बनाने में उनको दिक्कत हो जाती है, स्पेलिंग नहीं, मतलब कई बार वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या लिखना है, कैसे क्या लिखना है। तो अब मैं इस तरीके से आगे अक्टूबर से जो मैं स्टार्ट करूँगा कि जैसे कोई न्यूज़ है, जैसे ये है ना, तो कोई भी एक न्यूज़ होगा तो उस न्यूज़ की हेडिंग बना दूंगा, और उस न्यूज़ के नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, सारा का सारा पॉइंट उसमें रहेगा। तो सारी की मतलब न्यूज़ के फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, सारा का सारा न्यूज़ वहाँ पे लिखा रहेगा, सब कुछ एक एक लाइन आपको मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी हो, आपको समझ में भी आएगा, लिख भी पाओगे आप लोग, और क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं ये बता दिया करूँगा कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो आने वाले सितंबर छोड़ के अक्टूबर से इस तरीके का हम लोग पैटर्न अडॉप्ट करने जा रहे हैं, इस तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। और मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं बच्चों को डाउट होने लगता है कि जैसे अब कुछ भी मैं बता रहा हूँ तो कई बार नहीं समझ में आ रहा है, या कई बार उनको कुछ दिक्कतें आ रही नोट्स वगैरह बनाने में, स्पेल, मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो ये मुझे लगा कि एक बेहतर तरीका है कि एक न्यूज़ यहाँ पे लिख दो और उस न्यूज़ के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको नीचे रखो, अच्छे से सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो, बच्चे नोट्स वगैरह भी बना लेंगे, समझ में भी आएगा, आंखों के सामने मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो दिखता भी रहेगा, तो मज़ा आ जाएगी। तो ये चेंजेस मैं करने वाला हूँ अक्टूबर से, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पेमेंट हब PaySecure data, India's UPI has processed nearly how much in transactions between April and July, surpassing the top digital payment platform in the world? क्वेश्चन अच्छा है। वैश्विक भुगतान केंद्र PaySecure के आंकड़ों के अनुसार भारत के UPI ने अप्रैल से जुलाई 2024, ये डेडलाइन याद रखना, अप्रैल, ये टाइम ड्यूरेशन याद रखना, अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच दुनिया के शीर्ष डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों को पीछे छोड़ते हुए लगभग कितने रुपए का लेन देन किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अप्रैल से जुलाई 2024 के दौरान
इंडिया का जो यूपीआई है वो जो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, उनको सबको पीछे छोड़ दिया। और सबको पीछे छोड़ते हुए कितने रुपए का भुगतान किया है, कितने रुपए का लेन देन किया है, भुगतान नहीं लेन देन, कितने रुपए का लेन देन किया गया है यूपीआई के द्वारा, ये इसमें पूछा गया। डाटा ओरिएंटेड है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इसका आंसर जानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 81 लाख करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 81 लाख करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 81 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हुआ है अप्रैल से जुलाई 2024, ये भी याद रखना, अप्रैल से जुलाई 2024 के दौरान। ठीक है ना, और दुनिया के जितने भी टॉप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है सबको पीछे छोड़ दिया है। और ये डाटा किसका है? ये डाटा है पेसिक्योर का। पेसिक्योर ने डाटा रिलीज किया हुआ। पेसिक्योर है कौन? ग्लोबल पेमेंट हब है। ठीक है ना, तो ये डाटा आप लोग याद रखना। ये टाइम ड्यूरेशन भी याद रख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ एक चीज़ें इसकी हम लोग जानते हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ये भी पूछ लिया जाता है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो 37% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। 37% का इंक्रीज हुआ है ट्रांजेक्शन्स में। ये जो 81 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है ना, इसमें कितने का वृद्धि हुई है? पिछले की तुलना में 37% की वृद्धि हुई है। ये आप लोग याद रख लेना। ठीक है ना, इंडिया इस समय डिजिटल ट्रांजेक्शन में वर्ल्ड को लीड कर रहा है। ठीक, ये भी एक चीज़ आप ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा काम जो कर रहा है यूपीआई इस समय, यूपीआई की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, यूपीआई इस समय पर सेकेंड 3729.1 ट्रांजेक्शन्स कर रहा है। कितना कर रहा है? और ये बात हो रही है पर सेकंड की। ठीक है ना, यूपीआई इस समय वर्तमान में 3729.1 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर रहा है, जबकि 2022 में यूपीआई जो करता था वो कितना करता था? 2348 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। ठीक है ना, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ कितने की हुई, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना भाई, 2022 में इतना ट्रांजैक्शन पर सेकंड होता था, अभी वर्तमान में इतना हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में ग्रोथ कितनी हुई ये पूछ लिया जाता है। तो ये भैया 58% है लगभग। ठीक है ना, तो ये भी याद करना आप लोग। इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, समझना कि एग्जामिनर पूछा क्या जा रहा है। आपको ये पता होगा, ये पूछ लेंगे, अगर ये मैं नहीं बताऊंगा तो आप नहीं कर पाओगे। और ये मैं तभी बता पा रहा हूँ जब पिछले ईयर्स का मैं पेपर वगैरह देखा था तो वहाँ से आ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए हम लोगों को तैयार रहना होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। 58% का ग्रोथ हुआ है। जुलाई 2024 की अगर हम लोग बात करें, जुलाई 2024 में 20.6 लाख करोड़, ठीक है ना, 20.6 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि किसी भी एक मंथ में किया गया अब तक का सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन है। ये पॉइंट भी याद रख लेना, ये मंथ याद रख लेना, ये ट्रांजैक्शन याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो ये हो गया इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ बातें। कुछ एक बातें और जानते हैं। फर्स्ट नंबर पे तो अपना यूपीआई चल रहा है। ठीक है ना, यूपीआई अपना फर्स्ट नंबर पर है, सबको पीछे छोड़ दिया नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के मामले में। सेकंड पे कौन चल रहा है ये भी पूछा जा सकता है। तो सेकंड पे चल रहा है स्क्रिल, ये ऐप का नाम है। ठीक है ना, स्क्रिल, SKRILL, स्क्रिल। और ये है कहाँ से? यूके बेस्ड है, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है ये। ठीक है ना, थर्ड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो थर्ड पे कौन चल रहा है? थर्ड पे चल रहा है पिक्स, PIX। थर्ड पे चल रहा है पिक्स। और ये जो पिक्स है ये कहाँ का है, कौन से देश का है? ब्राज़ील का है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन से संबंधित मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको सब कुछ बताई गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। Which fintech startup payment gateway has recently received the final authorization from the RBI to act as a payment aggregator? ठीक है ना, हाल ही में किस फिनटेक स्टार्टअप पेमेंट गेटवे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ है, यानी कि आरबीआई से उसको फाइनल ऑथराइजेशन प्राप्त हुआ है? इसका जो आंसर हो जाएगा पे शार्प, ऑप्शन नंबर बी। वन लाइनर करेंगे और ज़्यादा कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। पे शार्प को अभी हाल ही में आरबीआई से फाइनल ऑथराइजेशन मिला हुआ है, जिससे कि वो पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर सके। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज़ रिब्रांडेड इटसेल्फ बाय व्हिच नेम? ठीक है, क्या कह रहा है ये? कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने खुद को अभी हाल ही में किस नाम से रिब्रांड किया है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। और ये जो ज्यूरिक है ये कंपनी जो है ये जॉइंट वेंचर है। किसका किसका जॉइंट वेंचर है? ये जो जॉइंट वेंचर है
ये है ज्यूरिक इंश्योरेंस, ठीक है ना, ज्यूरिक इंश्योरेंस और कोटक महिंद्रा बैंक केबीएल। केबीएल की हिस्सेदारी इसमें 30% की है, इसकी हिस्सेदारी 70% की है। तो 70:30 का ये जॉइंट वेंचर है ज्यूरिक इंश्योरेंस का और केबीएल का। ठीक, तो बस इतना ही हमको इसमें जानना था। रिब्रांडिंग करके इसका नाम बदल दिया गया है, तो वैसे ही इसका नाम है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। आज की क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। 6 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक शानदार क्लास के साथ में, जहाँ पर हम लोग इससे आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे।